पिछली बार हमने भारत के जो भूवैज्ञानिक संरचना है उसके बारे में पढ़ा था और उसी के क्रम में आगे हम लोग भारत में हिमयुग के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व का जो भूवैज्ञानिक इतिहास साक्षी है कि पूर्व में कई हिमयुगों का आविर्भाव हुआ था और भारत में उसी प्रकार कई हिमयुग हुए। यद्यपि सभी हिमयुगों में के प्रमाण देश में नहीं मिलते हैं, तथापि धारवाड़, गोंडवाना और प्रतिनूतन युग के प्रमाण है जो भारत में पाए जाते हैं। धारवाड़ हिमयुग के चिन्ह दक्षिण में काल द्रुक के निकट कंकड़ों द्वारा निर्मित शैलों में पाए जाते हैं। यहाँ कई स्थानों पर हिमावरण के कारण उत्पन्न हुए खरोंचें भी देखी जा सकती है। इन चिन्हों की जो अवस्था का अनुमान कर प्राचीन हिमयुग को धारवाड़ हिमयुग के नाम द्वारा संबोधित किया जाता है। गोंडवाना हिमयुग के चिन्ह उड़ीसा में स्थित गोंडवाना युगीन तालचीर क्रमों में पाए जाते हैं। उस काल में हिम नदियों द्वारा एकत्रित शिलाखंड तालचीर क्रम के प्रमाण स्वरूप उपस्थित हैं। इस प्रकार के चिन्ह शिमला, हजारा, साल्ट रेंज में भी उपस्थित हैं। उत्तर पश्चिमी भारत के जो पोटवार प्रदेश में कुछ ऐसे शिलाखंड पाए जाते हैं जिनका संबंध उस प्रदेश की भू संरचना से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। यह शिलाखंड गोंडवाना युग में हिम नदी द्वारा यहाँ एकत्रित किए गए। तीसरा, प्लीस्टोसीन हिमयुग संसार के अन्य प्रदेशों की भांति भारत में अपने अंतिम चरण में मिलता है। हिमालय प्रदेश की हिम नदियां इस युग में अधिक नीचे उतर आई थी। जैसे कश्मीर में 2700 मीटर नीचे हिमरेखा आ गई थी, डलहौजी में 1500 मीटर नीचे आ गई थी, धर्मशाला के निकट ये 900 मीटर नीचे हिमरेखा खिसक करके आ गई थी और इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत की भी जलवायु काफ़ी उस समय ठंडी थी। आपको यहाँ पर ये दिखाया जा सकता है कि सबसे पहले धारवाड़ युग का जो हिमयुग है, धारवाड़ क्रम का हिमयुग, गोंडवाना हिमयुग और प्लीस्टोसीन हिमयुग के बारे में देखा है। अब हम आगे भारत की तट रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के विस्तार और क्षेत्रफल को देखते हुए यहाँ की तट रेखा बहुत ही कम है, लगभग 6100 किलोमीटर लंबी है। यह तट रेखा बहुत ही सीधी और कम कटी-फटी है। इसी कारण देश में उत्तम पतनों की कमी है। दक्षिण में देश का आकार प्रायद्वीप होने के कारण तट रेखा पूर्वी तथा पश्चिमी दो भागों में बढ़ जाती है। पश्चिमी तट रेखा सीधा होना तो स्पष्ट है, किंतु पूर्वी तट का भी उपयोगी नहीं है। यद्यपि पूर्वी तट की और बंगाल की खाड़ी की अनेक बड़ी बड़ी नदियां प्रवेश करती हैं, इसलिए नदियों के मुहाने पर सुंदर बंदरगाहों की संभावना थी, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं हो पाया। जो नदियां बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं वे अपने मुहानों पर बालू की दीवारें खड़ी कर देती हैं, इसलिए जल प्रवाह की गति मंद हो जाती है और बालू के निक्षेप के कारण समुद्र कम गहरा हो जाता है। इस प्रकार का तट समुद्री बंदरगाहों के लिए उपयुक्त नहीं है। तट रेखा की उत्पत्ति एडवर्ड स्वेज के अनुसार, यहाँ पर एडवर्ड स्वेज ने दिया है, आप देख सकते हैं कि एडवर्ड स्वेज लिखते हैं कि प्रथम जीव महाकाल पैलियोजोइक ईरा के समय दक्षिणी गोलार्ध में गोंडवाना स्थल नामक एक संयुक्त महाद्वीप था और यह गोंडवाना लैंड क्रीटेशियस युग में खंडित हुआ। उसका ही एक खंड भारत का दक्षिण प्रायद्वीप है। एक महाद्वीप के खंडित होने के फलस्वरूप
ही तट रेखा लगभग सीधी एवं सपाट बनी। इस कारण तट के निकट पतनों की कमी है। पश्चिमी तट के निकट महाद्वीपमग्न तट और जिसकी औसत गहराई 200 मीटर होती है, कम चौड़ा है। तट से थोड़ी दूर जाने पर समुद्र एकाएक अधिक गहरा हो जाता है। पूर्वी तट के निकट महाद्वीपमग्न तट अधिक चौड़ा और कई स्थानों पर गर्त भी पाए जाते हैं। तटवर्ती भूमि पूर्वी एवं पश्चिमी तटरेखा और श्रेणियों के मध्य पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं, जिन्हें घाट के नाम से हम लोग जानते हैं। पश्चिमी तट बालू, मिट्टी और कंकड़ द्वारा निर्मित है। यह सारा कंकड़ उबड़ खाबड़ पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा तथा कच्छारी मिट्टी का द्वारा बना हुआ है। ये कच्छारी मिट्टी उन नदियों द्वारा लाई गई जो भारत के प्रायद्वीप में बह करके बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तटवर्ती मैदान किनारों के कटाव द्वारा बने हैं और ये कटाव के पदार्थ निक्षेप जलमग्न भाग में ही किनारे पर होता रहा है। इसलिए मैदानों के ऊपरी भाग में नवीन मिट्टियां पाई जाती हैं, किंतु गहराई में प्राचीन समुद्री मैदान मिलते हैं। निष्कर्ष तटवर्ती भागों में कुओं की खुदाई के समय ये प्राप्त हुए हैं। प्राचीन तट पर नर्मदा नदी के उत्तरी भाग में समुद्र की ओर भूमि का विस्तार पाया जाता है। समुद्र तट तलछट के नवीन निक्षेप द्वारा बना है। नर्मदा के दक्षिण की ओर तटवर्ती भूमि की बनावट भिन्न है। प्रायद्वीप से उत्तर पश्चिमी भाग में क्रिटेशियस कल्प में हुए लावा प्रवाह के कारण महाराष्ट्र का अधिकांश तट पैठिक लावा द्वारा बना हुआ है। मालाबार तट प्राचीन रवेदार शैलों से बना है। यह तट वास्तव में काफी कटाफटा है। पश्चिमी घाट से उतरने वाली वेगवती नदियों ने यहाँ कच्छारी मैदानों की रचना की है। तट पर समुद्री लहरों की क्रिया से तट समानांतर लंबाकार बलुई टीले बन गए। इसी तरह से तटवर्ती खाड़ियाँ भारत के पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और मालाबार में लेगुन मिलते हैं। कच्छ की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है, जिसका क्षेत्रफल 10,260 वर्ग किलोमीटर है। इसका कुछ भाग जलमग्न और शेष भाग छिछला है। मालाबार तट के पृष्ठ अथवा लेगुनों को नहरों द्वारा मिला दिया गया है और इस प्रकार उन्हें जल परिवहन के लिए उपयोगी कर लिया गया है। पूर्वी तट पर पुलिकट, कोलेरू, चिल्का झीलें पाई जाती हैं। ये वास्तव में आंतरिक झीलें हैं और संकरे भागों द्वारा समुद्र से संबंधित हैं। तट रेखा की जलमग्नता एवं उन्मग्नता, इमरजेंस और सब इमरजेंस कोस्ट लाइन के बारे में हम लोग कुछ कर रहे हैं। सिडनी बोडार्ड इसके बारे में कहते हैं कि भारत की तटीय भागों को कमजोर पेटी कहा जाता है। उनका निर्णय समस्थिति सिद्धांत पर आधारित था। इस भाग में भूमि के जलमग्न एवं उन्मग्न होने के उदाहरण पाए जाते हैं। भारत की तटरेखा में भूमि के जलमग्न और उन्मग्न होने से अनेक परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार अस्थिरता के अनेक प्रमाण मिलते हैं। पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जैसे कच्छ और काठियावाड़ जलमग्न होकर भी वर्तमान रूप में पाया जाता है। कच्छ प्रदेश की उन्मग्नता एक नवीन घटना है। यह भाग एक खाड़ी के रूप में था। खाड़ी में लूनी नदी अपना मुहाना बनाती थी। नदी का व सागर द्वारा निक्षेपित क्रमशः थल से उन्मग्न होने से कच्छ की खाड़ी एक दलदल बन गई। यहाँ की भूमि धीरे धीरे दलदल से भी मुक्त होकर शुष्क हो गई। कच्छ के निकट समुद्र से बनी झीलों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अहमदाबाद के निकट जलीय शैलें मिलती हैं। काठियावाड़ प्रायद्वीप के मध्य में चोटिला नमक पहाड़ी 360 मीटर पर चूने की शैलें मिलती हैं। यह पहाड़ी अवश्य किसी समय समुद्र के नीचे रही होगी। काठियावाड़ प्रायद्वीप क्रमशः ऊपर उठा और समुद्र पीछे हटता गया। काठियावाड़ तट के समीप मिलियोलाइट नामक चूने की शैलें मिलियोला नामक जल जीवों के ढांचों से बनी है। यह भाग पूर्व काल में जल के नीचे रहा होगा। केरल तट के किनारे बालू का स्तूप और उसके पीछे लेगुन स्थित है। यह लेगुन क्रमशः उथले होते जा रहे हैं तथा थल के अंग बनते जा रहे हैं। अतः तटीय भाग
के उन्मग्न होने से थल का विस्तार हो रहा है। पश्चिमी तट पर जलमग्न होने से के उदाहरण भी मिलते हैं। मुंबई पतन के प्रसार के समय प्रिंसेस ऑफ डॉक और अलेक्जेंडर डॉक की खुदाई में कच्चे कोयले की परतें मिली हैं। प्रिंसेस डॉक की खुदाई 1878 में समुद्री ज्वार बिंदु से 10 मीटर की गहराई पर तथा अलेक्जेंडर डॉक की खुदाई 1910 में ज्वार बिंदु से 12 मीटर की गहराई पर कोयला प्राप्त हुआ है। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि मुंबई तट निश्चय ही 70 या 72 मीटर नीचा हो गया था, जिसके कारण थल पर उगे हुए वन जलमग्न होकर नीचे दब गए थे। प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर भी उन्मग्नता के प्रमाण मिले हैं। अपलेट इस तट पर अनेक नदियों के विस्तृत डेल्टा पाए जाते हैं। नदियों द्वारा लाई हुई तलछट के कारण तट रेखा समुद्र की ओर अग्रसर हो गई है। महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों के डेल्टे इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि किसी समय कावेरी के मुहाने पर पूरम और गोदावरी के मुहाने पर कलिंगपत्तनम नामक बंदरगाह थे, जो कि अब समुद्र तट से काफी भीतर स्थित हैं और तट के समीप स्थित स्थल से भीतरी भाग में 15 से 30 मीटर की ऊंचाई पर छोटे छोटे जल जीवों के अवशेष मिलते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि यह 15 या 30 मीटर ऊंचा उड़कर थल का भाग बन चुका है। पूर्वी तट पर भी जलमग्नता के कुछ प्रमाण मिलते हैं। तिरुनवेली तट पर वल्लेमुखम खाड़ी के नीचे तथा पुडुचेरी तट के निकट जलमग्न कोयला मिला है। यह भाग किसी समय स्थल का ही अंग रहा होगा। अनुमानतः प्लीस्टोसीन युग में यह भाग जलमग्न हुआ। इस प्रकार हमने हिमयुग के बाद भारत की जो तट रेखा है उसके बारे में समझने का प्रयास किया कि भारत की तट रेखा अगर कटिबटी नहीं होती तो यहाँ उत्तम प्रकार के बंदरगाह होते और ज़्यादातर इसमें सब इमर्जेंट हुआ उन्मग्न होने के कारण तट रेखा अच्छे बंदरगाहों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। इस प्रकार आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग भारत के भूकंप के बारे में अध्ययन